नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। देश विदेश में बहुत उथल पुथल मची हुई है। भारत में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एनडीटीवी से रवीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और सऊदी अरब में परीक्षा देते समय हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया है सऊदी अरब की सरकार ने। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेश मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विद्वान हैं, और जो समसामयिक मामले हैं उस पर काफ़ी अच्छा गहन चिंतन मंथन इनका होता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। रवीश कुमार कह रहे हैं कि अडानी ने एनडीटीवी को इसलिए खरीद लिया ताकि वो रवीश कुमार को बेरोजगार करना चाहते थे। कैसे देखते हैं, क्या? मैं बड़ा चकित हूँ कि रवीश कुमार जी अपने को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि उनसे खरीदने के लिए चैनल खरीद लिया, उनसे लड़ने के लिए चैनल खरीद लिया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, या अन्य हम लोग क्या समझते हैं रवीश कुमार को, जिसलिए आप भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं और चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। यदि सरकार यह चाहती है कि रवीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई हो तो बहुत तरह की कार्रवाई का माध्यम है, तरीके हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी पर दनादन 200 एफआईआर पूरे भारतवर्ष में जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पे कर दिए गए, और मुंबई में अर्नब गोस्वामी जेल भेज दिए गए फर्जी मुकदमे में। यह सब भी किया जा सकता था अगर रवीश कुमार से कोई टकराव होता, उनके दमन करने की कोई इच्छा होती मोदी सरकार की। यह तो सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार इधर के दशकों की सबसे सशक्त सरकार है। विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो उनको किसी से लड़ने की क्या हो सकता है। रवीश कुमार कह रहे हैं कि जो 99.999% मीडिया है बिकी हुई है, गोदी मीडिया है, और मैं ही एक बचा हुआ था, मैं ही एक मसीहा था, मुझको खरीद नहीं पाए तो चैनल ही खरीद लिया। देखिए, आत्म प्रवंचना और आत्मश्लाघा जैसे शब्द ऐसे ही लोगों के लिए बने हैं। अपने को इतना विराट, इतना महत्वपूर्ण दर्शाना कि भारत सरकार, मोदी जी उनसे लड़ रहे हैं। कभी मोदी जी ने उनके विरुद्ध कुछ कहा क्या? भारत सरकार ने कभी कोई चर्चा किया क्या? ये तो अनायास कुंठित होकर, असफल होकर, अपनी विफलताओं में से उबरने के लिए, चर्चा में आने के लिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अडानी का नाम ले रहे हैं, भारत सरकार का नाम ले रहे हैं। मोदी जी तो उस प्रचंड और प्रभावशाली स्थिति में हैं कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिए हैं। आज सीज फायर का उल्लंघन कई महीनों से एकदम बंद है। पाकिस्तान से जो समाचार आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे मोदी की हदस बसी हुई है, और मोदी जी कभी कोई धमकी नहीं दिए पाकिस्तान को। चीन है, छोटी मोटी हरकत करता है फिर दुबक के रहता है। आपको ध्यान होगा जब वो गलवान में किया था, डोकलाम हुआ था, तो मार विश्व मीडिया में उनके ग्लोबल टाइम्स के वीडियो प्रसारित हो रहे थे, अखबारों में समाचार आ रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब पुलवामा में हुआ, डोकलाम में हुआ, गलवान में हुआ, सारे आज तवांग में हुआ, तब भी चीन खुद स्पष्टीकरण दे रहा है, कह रहा है भारत ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। भारत के सैनिक चीन में घुस गए और मारने पीटने लगे। ये अलग बात है। रवीश ब्रांड जैसे लोग और उनके मार्गदर्शन में खड़े ये दाढ़ी वाले राहुल बाबा, ये अपनी ही रट लगाए हैं कि भारतीय सेना पिटा गई।
चीन की जो मीडिया है, चीन के जो अधिकृत वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वह कह रहे हैं कि भारतीय सेना चीन में घुस गई और मारी है। अब भारत के ये सब कुंठित आदमी अपनी सेना का अपमान कर रहे हैं, घोर निंदनीय है। राहुल गांधी लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, होता क्या है इस पर आप इंटरनेशनल ट्रीटी के दृष्टि से समस्या को समझ लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल एक अनियंत्रित सीमा है, कहीं 50 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 100 किलोमीटर तक चौड़ी है, और वहाँ पर यह है कि भारत कहता है हम वहाँ यहाँ तक हैं, चीन कहता है कि हम यहाँ तक हैं। दोनों जो जहाँ पर हैं उसके बीच में 150 करोड़ किलोमीटर की दूरियां भी हैं। उसी में आने जाने को लेकर विवाद होता रहता है। विश्व में भारत का ऐसा दबदबा है कि चीनी तवांगमर में भारतीय सेना से टकराना चाहे। जो बाढ़ लगी है तारोर या एक सीमा ऐसे ही बनाई गई है टेम्परोरी सी, उसके इधर भारतीय सैनिक रहते हैं, उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया। लेकिन विश्व में जो मोदी जी का डंका बज रहा है, प्रचंड प्रभाव है, वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर सका चीन कि हम भारत में घुसे थे और भारतीय सैनिकों को मारे हैं। मामूली गर्व की बात है। चीन जो नंबर 2 की महाशक्ति कहा जाता है, पूरा विश्व उससे घबराया हुआ है, अमेरिका को भी धमकी देता है, बाकी देशों की तो गणना मत करिए, और वो कहता है कि नहीं नहीं भारत ने मारा हमें, भारत ने हमारे सीमा में घुसाया। यह मोदी जी के प्रचंड प्रभावशाली प्रखर नेतृत्व की देन है। आप कह रहे हैं कि जो चीन है मोदी जी से घबराया हुआ है, लेकिन राहुल गांधी या जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको बंद कराने के लिए अभी जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने कहा या तो आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए या यात्रा सस्पेंड कर दीजिए। बड़ी रोचक बात आपने कहा, 2 बातों को शामिल कर दिया। मैं अभी चीन भारत से घबराया है कि नहीं घबराया है इस पर एक संकेत और दे दूं, एक तथ्य बता दूं। यह सही बात है कि हमारा इस दौर में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के नाते, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में जो दवाएं तैयार होती हैं उसमें भारत विश्व में शीर्ष पर वाले गिना जाने वाला देश है। लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वो भारत ने आज तक बनाने का काम नहीं किया। अटल सरकार के समय उस पर योजना बनी कि हम रॉ मटेरियल यहीं तैयार करेंगे जिससे टैबलेट, सिरप्स ये सब तैयार होंगी और देश विदेश उसका विक्रय होगा और निर्यात होगा। किंतु मनमोहन सरकार ने उस पर पहल नहीं किया, वह विफल हो गई। अब ये मोदी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन यह जब तक नहीं तैयार होगा, और उसमें कहते हैं कि 10 साल लग जाएगा, तब तक तो हमें आयात करना होगा। हमारी जनता की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसे मुहैया तो कराना होगा। आपके पास अगर इंडस्ट्रीज नहीं तैयार हुई हैं जो जनता की आवश्यकताओं की सभी सामग्रियों को बना सकें, तैयार कर सकें, उनकी अनुपलब्धता जनता को कष्ट देगी, इसलिए आयात व्यवस्था बन जाती है। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने संविदा कर रखा है, सीधे सीधे किसी देश के माल पर निषेध नहीं करेंगे, कुछ ड्यूटी बढ़ा घटा सकते हैं जिससे सुगमता हो जाए, उनका माल सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए। इन सब पेचीदगियों के बीच में भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी हमारे कच्चे माल जो वहाँ से आते हैं या तैयार माल आते हैं, एक उदाहरण खिलौना इंडस्ट्री है। आज भारत एक्सपोर्टर बन गया है। 100% चीन से आने वाला खिलौना आज भारत में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी हैं, बनने लग गई हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। कुछ वर्षों में अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन से खिलौनों का आयात बंद हो जाएगा। तो विकल्प उपलब्ध कराना पड़ता है, इसलिए आयात भी विकल्प है। अगर हमारे यहाँ कुछ तेल नहीं होते हैं
तो हम आयात नहीं करेंगे, मलेशिया से करेंगे, इंडोनेशिया से करेंगे, व्यवस्था है। जनता को खाद्य तेल चाहिए, सरसों का तेल इतना नहीं है हमारे पास। तो यह विकल्प करने के नाते अब केवल ब्लेम लगाया जाता है कि चीन से आया। अरे भाई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया होता, या पहले डेवलप कर दिया हो, या क्या किया गया। जो आयात सामग्रियां हो रही हैं, वह सामग्रियां बनाने के लिए हमारे यहाँ सक्षम इंडस्ट्रीज हैं, टेक्निकल जो सिस्टम चाहिए वो है। इस बात पे कोई बहस नहीं करता है, केवल आरोप लगाता है। दूसरी, भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी डर गए। हाँ, दूसरी बात, आपने भारत जोड़ो यात्रा की किया, बड़ी रोचक बात आपने किया। भारत टूटा कहाँ है कि जोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस टूटी है, हर राज्य में टूट रही है। मध्य प्रदेश में टूटी, आपने देखा, सिंधिया आ गए। कर्नाटक में टूटी, ये भी आप जान रहे हैं। राजस्थान में गहलोत और पायलट टूट रहे हैं, ये भी आप जान रहे हैं। तो टूट तो कांग्रेस रही है, जोड़ने की उसे जरूरत है। लेकिन जो समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, कह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए या यात्रा सस्पेंड कर दीजिए। देश भर में तो कई सारी रैलियां, सब कुछ हो रहा है, उनको तो नहीं बोले कि कोविड प्रोटोकॉल। बड़ी रोचक बात है कि मनसुख मंडवाडिया ने जो कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, उसके पहले कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष तिवारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुरंत बैन करना चाहिए, फ्लाइट्स को बैन करना चाहिए, मास्क लगवाना चाहिए। यह मांग वहां से उठी थी, तब यह बात उठी। विचार तो चल रहा था। तो G23 के नेता हैं मनीष तिवारी, तो G23 वाले हैं। नहीं, किस 20 के हैं? G23 है, 23 है, उसके ही नेता हूं। तो उनका खंडन तो किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या, जब चीन में भयावह रूप दिखाई दे रहा है, अमेरिका की हालत खराब है कोरोना से, जापान से बहुत खतरनाक समाचार आ रहे हैं, हर जगह कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही है, व्यापक हो रही है, भयावह हो रही है, तो भारत को सावधानी तो अपनानी चाहिए। यही तो है कि अगर गैदरिंग हो रही है, लोग जुट रहे हैं, तो भाई कोरोना के जो कोविड के नियम थे, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, यही तो सलाह दी जा रही है, मत मानिए। लेकिन अगर सलाह नहीं दी जाएगी तो कहेंगे कि अरे हमें देखिए केयर नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। और रही बात, ये सब महत्व बढ़ाने की बात है। कहीं कोई, आप मुझे बता दीजिए, जैसा रोड शो अभी गुजरात में किया मोदी जी ने, या हिमाचल में भी किया, वैसी कहीं भीड़ हुई हो? विपक्ष ये भी बात कर रहा है कि हिमाचल मोदी जी हार गए, दिल्ली में MCD हार गए, लेकिन मीडिया केवल गुजरात दिखा। बड़ा रोचक बात है। 182 विधानसभा है गुजरात में और 65 है हिमाचल में, दोनों को जोड़ दीजिए तो 240 267 हो जाता है। उसमें अगर दोनों के विधायकों की संख्या जोड़ दीजिए तो भाजपा ने जीत लिया 156 और 25, कितना हो गया? 179, अरे 81। तो मेजॉरिटी किसके साथ गई? और दिल्ली भाजपा के साथ। दिल्ली तो सब MCD है। तो आज महाराष्ट्र का लगता है आपको पता नहीं चला है, महाराष्ट्र में पूरा सफाया हो रहा है NCP और कांग्रेस का। बम बम कर रही है भाजपा वहाँ के निकाय चुनाव में, ग्रामीण चुनाव में, लोकल बॉडीज चुनाव में, शिंदे शिवसेना और भाजपा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से विपक्ष आगे एक बात अभी यहीं पर ये सुन लीजिए, हमेशा MCD के चुनाव से मोदी जी को जोड़ दीजिए। इतना कांटे का चुनाव हुआ था गुजरात का पिछला, 99 भाजपा पाई थी और 80 के आसपास कांग्रेस थी। और सांसद कितने थे मोदी जी के? 100%। दिल्ली में 67 पिछली बार पाई थी,
सांसद कितने हुए मोदी जी के? 7 के 7। दूसरे चुनाव में केजरीवाल को विधायक कितने मिले? 63, 70 में से 63। सांसद किसको मिले? सारे मोदी जी को। तो मोदी जी का चुनाव तो संसदीय चुनाव मूलतः होता है और उसमें जन समर्थन 100% उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में बना हुआ है। अब किसी भी चुनाव से आप मोदी जी को मत जोड़ दीजिए। हाँ, भाजपा को कहा जा सकता है। और प्रदेश ऐसे ही राजस्थान में 100% पहुँच के लगभग पहुँच जाते हैं मोदी जी। विधानसभा हार जाते हैं तो मोदी जी हार जाते हैं। नहीं, मोदी जी को जब चयन की बात आएगी तो जनता का अथाह स्नेह आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। गुजरात जीते तो मोदी जी को श्रेय गया कि मोदी जी ने जिताया, हिमाचल हारे तो मोदी जी को ब्लेम जाना चाहिए ना। देखिए, हिमाचल हारे और गुजरात जीते, दोनों में अंतर कितना है? दोनों विधानसभा थी। विधानसभा थी। 0.9% के वोट की कमी से हार गए हिमाचल। और हिमाचल की आज तक की 50 साल की परंपरा रही है, सदैव अगले 5 साल, दूसरे 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। और उस धारा के विरुद्ध 0.9 का केवल की कमी आई है। यह अपने आप में मोदी जी के कौशल और स्वीकार्यता के नाते हुआ है। चलिए, इस पे तो बातें होती रहेंगी कि हिमाचल में, उत्तराखंड में भी परंपरा थी कि हर 5 वर्ष में सरकार बदलती थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़ा था। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि जो भी मोदी जी के विरुद्ध पत्रकार बोलते हैं हटा दिए जाते हैं, नहीं हटा पाते हैं तो चैनल खरीद लेते हैं, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, अब रवीश कुमार यूट्यूब पे आ चुके हैं। देखिए, ये इस ढंग से इन लोगों को अपनी चिंता करने की बात है, सोचने की बात है कि ये लोग क्यों हटा दिए जा रहे हैं। न्यूज़ 24 तो राजीव शुक्ला का है ना, वो क्यों नहीं बंद हो गया क्या? तो क्यों नहीं वहीं सब लोग जाते हैं? अजीत अंजुम तो वहीं के थे। राजीव शुक्ला तो कांग्रेस के ही सांसद हैं ना, कोई संदेह है इसमें? और उनका न्यूज़ 24 है, आज भी चल रहा है, उसमें सब लोग क्यों नहीं जाते हैं? इसका घाटे में आ गया था ना प्रणव राय का चैनल, क्यों घाटे में आ गया था? तो जब घाटे में आएगा तो शेयर जब गिरेगा तो वो बाजार के जो नियम है खरीद फरोख्त के, वो तो प्रभावी होंगे ही। इन्होंने कर्जा दूसरी कंपनी से ले रखा था, वहाँ के उस कंपनी के शेयर खरीदा अडानी ने और टेक ओवर प्रभाव इनके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप जब इस ढंग से कहते हैं कि मोदी जी के कारण ऐसा हो रहा है, तो भैया 10 साल तो कांग्रेस जी थी या 70 साल से कांग्रेस जी है, उसके प्रभाव से क्या हो रहा है? एक प्रभाव मोदी जी का माना जा रहा है कि चैनल्स को खरीद रहे हैं और पत्रकारों को प्रभावित कर रहे हैं। तो देश उनके साथ है तभी तो ऐसा हो रहा होगा। अगर मोदी जी के साथ है 272 की जगह 303 सांसद दे रहा है देश, इसका मतलब है कि देश उनके साथ है, बहुसंख्यक लोग उनके साथ हैं। तो परिणाम स्वरूप तो यही है कि उनके विरोध की बातें करने वाले, अतार्किक विरोध करने वालों को जनता नहीं सुनेगी तो वो बिकेंगे नहीं, वो विफल नहीं होंगे। यह नहीं दिखता है, कारण यह नहीं दिखता है। कारण ये दिखता है कि मोदी जी ने ऐसा चाहा नहीं, जनता चाह रही है कि आप तथ्य विरुद्ध, देश विरुद्ध चर्चाएं करेंगे तो तिरस्कार होगा, तिरस्कार होगा तो नुकसान होगा। अंबानी से अडानी ने खरीदा, मतलब एनडीटीवी पहले अंबानी का ही कुछ उसमें शेयर था, वही अडानी ने खरीदा। अंबानी नहीं, एक और कौन है, नहीं एक और 10% उनका है, एक और R1 कुछ ऐसे ही करके कंपनी थी, उससे कर्जा लिया था प्रणव राय ने। अच्छा, ये बताइए, सऊदी अरब में जो परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे कर्नाटक में आपने देखा कि हिजाब के लिए कितना विरोध प्रदर्शन आंदोलन चला कि हिजाब हमको पहनने की अनुमति मिले, लेकिन सऊदी अरब जो कि
जहाँ मक्का मदीना है, जो इस्लाम का गढ़ मान लीजिए, वहाँ पे एग्जामिनेशंस में हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया है। वास्तव में स्थिति ये है कि पूरी व्यवस्था को ईमानदारी पूर्वक, यह जो हमारी सभ्यता है, इसको सारी सीमाओं से परे जाकर जो तमाम कट्टरपंथी वो सांप्रदायिक, मजहबी, धार्मिक, नैतिक नियंत्रण हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के युग में, आज के आधुनिक युग में, आज के सुविधा संपन्न युग में, संचार युग में इन बातों का समाधान क्या है? सऊदी अरब उदार हो रहा है। जो अभी कल तक रोक लगी हुई थी कि हज पर उम्रा करने के लिए महिला अकेले या महिलाओं का समूह नहीं जा सकता, उनके साथ पुरुषों का जाना अनिवार्य होगा, वह रोक हट गई। फिर वहाँ पर रोक थी कि ड्राइविंग नहीं कर सकती महिला, उन्होंने उस रोक को हटा दिया। सामान्य जीवन में उनके पहनावे में हिजाब का प्रयोग उस रूप से नहीं होगा जैसा कि पहले होता था, यह उन्होंने हटा दिया। इसके अतिरिक्त जानते हैं, अजान के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा, यह भी सऊदी अरब ने हटा दिया है, लाउड स्पीकर प्रयोग को रोक दिया है। साथ ही साथ जुमे के दिन जो इमाम मौलाना लोग तकरीर करते हैं, यानी भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, उसको भी निषिद्ध कर दिया है, क्योंकि वे कट्टरपंथी धारा में नमाज अदा करने वाले आस्थावान मुस्लिम को प्रभावित करते हैं, कट्टरपंथी बनने की प्रेरणा देते हैं। ये सऊदी अरब का परिवर्तन है। और सऊदी अरब जब इस सकारात्मक परिवर्तन की ओर जा रहा है तो सोचना, हमें आज सोचना तो भारत में है। जो फंडामेंटल राइट्स, समानता की बातें, यहाँ पे बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता में कट्टरपंथ का भी पोषण होगा। संविधान की मूल भावना के विपरीत अगर कोई धार्मिक सोच है, मान्यताएं हैं, तो उनका भी संरक्षण होगा क्या? यह तय करने की गंभीर आवश्यकता भारत की सर्वोच्च न्यायालय को है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी पल्ला झाड़ लेती है। जो वक्फ बोर्ड के यहाँ वसीम रिजवी थे, उन्होंने कुछ आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में विचार करने को कहा कि संवैधानिक मूल भावनाओं के विपरीत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, इस पर हम विचार नहीं कर सकते। लेकिन समाज में ये चीज़ें उथल पुथल कर रही हैं, मचा रही हैं। अगर भारतीय या हिंदू सनातन धर्मियों में किसी ग्रंथ में जाति दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भेदभाव की बात लिखी है, किसी को ऊंचा नीचा ठहराया गया है, तो उन सब बातों का हम लोग कानूनन निषेध करने में सफल हुए। छुआछूत से उबर गया यह देश। तो अगर अन्य धर्म की किताबों में कोई ऐसी बात है तो उससे भी उबरने की आवश्यकता है, और उसके लिए मॉरल पुलिसिंग से नहीं होगा, पठन पाठन से केवल नहीं होगा, वैधानिक उपचार ही अपनाना होगा, यानी कानून बनाना होगा। सती प्रथा थी, कानून बनाया गया। बाल विवाह था, कानून बनाया गया। 3 तलाक था, कानून बनाया गया। और भी जो इस ढंग की बातें हैं उन पर भी कानून बनना चाहिए। प्रगतिशील अगर भारत को बनाना है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में भारतीयों को सजाना और संवारना है, तो इन बातों को 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2-3 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, रवीश कुमार यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो इनका मतलब 24 के चुनाव में कितना प्रभाव आप देखते हैं? और 50,000 किसान भी इकट्ठा हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, वो भी एक बड़ी न्यूज़ है। देखिए, मैं तो 24 के चुनाव
को भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड जीत का मोदी जी को सेहरा बनने जा रहा है, ऐसा महसूस करता हूँ। जनता के बीच में, लोगों के बीच में अगर आप चर्चा करिए तो 2014 के पहले जो विरोधी थे मोदी जी के, आमजन, वे भी आज समर्थक हो चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। कुंठित विरोधियों को मैं नहीं कह रहा हूं, जो किसी दल में मरने जीने की कसम खा रहे हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं हमारे खून में कांग्रेस हो, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन सामान्य लोग यह महसूस करने लगे हैं कि मोदी जी इस भारत के गौरव पुरुष के रूप में विकसित हो गए। वैश्विक स्वीकार्यता इतनी व्यापक है कि वह बड़ा गौरव दे रहा है। आपको अंदाज है कि ये G20 से भारत क्या उपलब्धि अर्जित करने जा रहा है। 56 जगहें बनाई गई हैं पूरे देश भर में, कोने कोने में, हर प्रांत में, वो राजस्थान हो, झारखंड हो, वो छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हर जगह विश्व भर के जो प्रतिनिधि आने वाले हैं, टॉप शीर्ष स्तर के, वे आएंगे और 56 केंद्र निर्धारित किया गया है। 200 बैठकें एक वर्ष में होना है। भारत में क्रांतिकारी उत्थान की लहर पैदा होने जा रही है, पूरे विश्व में तहलका मचा है। G20 का अध्यक्षता तो हमेशा लोगों को मिलती रहती है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व के भारत में यह जो मिली है, इसको स्वर्णिम अवसर की रूप में भारत कैश करना चाहता है और प्रयास कर रहा है। उस दिशा में तहलका मचा हुआ है विश्व भर में। एक एक वेन्यू पे यानी 56 है और 200 बैठकें होनी है तो 3-3 करीब होनी है, और उसको विश्व स्तरीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। और जानते हैं इस ढंग से क्या हो रहा है, विश्व का पर्यटन आकर्षित किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के तरीके से उनको अपनी देशज खान पान, रहन सहन, पहनावा, सामग्रियों से भिज्ञ कराया जा रहा है, उन्हें उपहार दिया जा रहा है। तो सभी देश करते हैं जहां भी अध्यक्षता होती है। नहीं, अभी यही बात है। आपने किसी देश का बताइए, सब तो टाई बैंड लगाए रहते हैं। देखिए यही अंतर है, हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब भारत में बैठक हो रही है तो वो साफा पहना के और अपना शेरवानी पहना के इस ढंग से किया, जो वस्त्र दिया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, उनकी फोटोग्राफ बनाई जा रही और विश्व भर में प्रचारित किया जा रहा है कि हमारा ये पहनावा है। एक कपड़ा तो, जैसे मोदी जी का वो अटैक था ना, एक कपड़ा तो आप वर्ष में गांधी आश्रम का खरीदिए, रुमाल ही रखिए, कुर्ता रखिए, पैजामा रखिए, गमछा रखिए, धोती रखिए, शर्ट रखिए, जैकेट रखिए, कोई एक। आज विश्व में यह जगा रहे हैं कि हमारे राजस्थान की पगड़ी एक दिन तो एक वर्ष में पहनिए। अमेरिका वालों, पनामा वालों, होनोलुलु वालों, नाइजीरिया वालों, एक दिन तो हमारे यहाँ की पगड़ी पहनो, आप देखो कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। एक दिन तो हमारे यहाँ की शेरवानी पहन लीजिए, एक दिन तो हमारे यहाँ का साफा गले में डाल दीजिए, एक दिन तो हमारे यहाँ का गमछा ले लीजिए, एक दिन हमारे यहाँ की धोती बांध लीजिए। ये तरीका है जो निरंतर मोदी जी करते भी आ रहे हैं, और साथ में उन्हें यहाँ का लोकल बना हुआ पात्र में, उसमें देशज कलात्मकता समाहित है, उसमें भोजन दिया जा रहा है, वही उपहार दिया जा रहा है। वो तरीका जो आप कह रहे हैं सभी देश करते हैं, आप कोई बता नहीं पाता कि किसने क्या किया, क्योंकि जो सेक्रेटरीट लेवल के ऑफिशियल्स आते हैं, देखिए नेता जब आते हैं तो बहुत बार वो देशज तरीके अपनाते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं इन मीटिंग्स में आ रहे हैं विश्व भर के, उनका तो स्टैंडर्ड और क्लासिकल तरीका क्या है, कोट सूट टाई। उनकी जगह उनको ये प्रमोट किया जा रहा है कि, और फिर वो फोटोज विश्व भर की पत्रिकाओं में जा रही है। ये सब भारत सरकार कर रही है,
इसको फ्लैश होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। आप देखिएगा कि G20 पूरा होते होते 1 वर्ष के बाद भारतीय पगड़ी, भारतीय टोपी, भारतीय गमछे, भारतीय कुर्ता, भारतीय पैजामा, भारतीय धोती, भारतीय लुंगी की होड़ मच जाएगी, विश्व भर में एक्सपोर्ट होने लगेगा। ये प्रयास है, ये तरीका है। मोदी जी यूं ही नहीं जा रहे हैं विदेशों में। जब जाते हैं तो जिस देश में जाते हैं वहाँ के राजनेता को यहाँ की लोकल कोई सामग्री देते हैं। वो कढ़ाई हो सकती है, पॉटरी हो सकती है, बिनाई हो सकती है, वो देते हैं। और आप जानते हैं क्या होता है, जब वो देते हैं तो जैसे आकर्षण उत्पन्न होता है उस देश के अंदर कि हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फलाने को ये दिया, कैसा है, हमारे पास भी होना चाहिए, उनके पास भी होना चाहिए। और यह होड़ मचती है तो इंपोर्ट शुरू होता है, भारत से एक्सपोर्ट शुरू होता है। ये अभ्यास है, ये प्रयास है जिसका सकारात्मक प्रभाव है। और जो भारत की विकास दर 7 से गिराकर इन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज ने 6.3 तक कर दिया था, ध्यान होगा आपको, 6 के आसपास कर दिया था, अब वो पुनः 7 कर रही हैं। यह भारत के अग्रगामी प्रभावी होते, विश्व गुरु नहीं, विश्व की महाशक्ति बनते भारत का यह छवि बन रही है, यह स्वरूप दिख रहा है। अग्नि मिसाइल अभी छोड़ी गई। आप बताइए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोदी जी ने आज तक बधाई क्यों नहीं दिया? मिसाइल तो छोड़ी गई है, सफलतापूर्वक छोड़ी गई है। जो समाचार आ रहे हैं वो 8,000 किलोमीटर, कोई 12,000 किलोमीटर कह रहा है। तो इसलिए क्योंकि काम बड़ा हो गया है, पूरे विश्व में तहलका न मचे, इसलिए मोदी जी के ट्विटर हैंडल से बधाई किसी को नहीं दी गई है। तो काम के तरीके हैं, जो मैंने कहा ना कि जो LAC पर भारत और चीन के बीच में होता है, भारत क्यों नहीं, भारत के संसद में चर्चा या उस पर विशद चर्चा या मोदी जी या ये लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि मारे हम हैं। वो कह रहे हैं घुस के मारे हैं, क्योंकि कोई युद्ध अपराधी नहीं बनना चाहता है। ये जो चिल्लाते रहते हैं ना कि घुस आए 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, अरे भैया तो लड़ाई तो वहां जाना चाहिए, तवांग यात्रा करनी चाहिए राहुल बाबा को। चलो तवांग, क्योंकि वहां घुस आए हैं। वो तो भी विदेश जा रहे हैं छुट्टी में, मतलब आप उनसे कहिए तवांग जाएं, गलवान जाएं, डोकलाम जाएं, जहां जहां चीन घुस आया है उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उनके कथनानुसार या रवीश जैसे पत्रकारों के कथनानुसार जहां जहां चीन घुस आया है उस क्षेत्र को जोड़ने के लिए राहुल बाबा को अपने दल के साथ यात्रा वहां करनी चाहिए। चलो लद्दाख जोड़ें, तवांग जोड़ें, गलवान जोड़ें, डोकलाम जोड़ें। ये क्या उन जुड़ी हुई जगहों को जोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि क्रिसमस की छुट्टी में विदेश जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा तब तक बंद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए विभिन्न विषयों पर। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।